हमारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब तक की हम जो भी बातें कर रहे थे वो अब हम जानेंगे राउल्ट्स के नियम के द्वारा। ठीक है, अब राउल्ट्स का नियम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन जो है वो राउल्ट्स के नियम की क्या है। देखो, वाष्पशील द्रवों के विलयनों में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। क्या बोल रहे हैं? वाष्पशील द्रव यानी कि द्रव जो है हम लेंगे, देखो बच्चों, जो द्रव है, अगर हम बात करें ये द्रव हमारा जो है, जो भी हम लेंगे द्रव, ये दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। कौन कौन सा? एक तो होता है वाष्पशील, ठीक है, वाष्पशील जो भाप में परिवर्तित हो जाए। दूसरा होता है अवाष्पशील। कौन सा होता है? अवाष्पशील, यानी कि जो कि द्रव से वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। दो तरह से हो गए। वाष्पशील पदार्थ वो होते हैं जो कि वाष्प में परिवर्तित होते हैं, अवाष्पशील वो होते हैं जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होते। एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देती हूँ। वाष्पशील में हमारे कौन कौन से आते हैं? वाष्प में H2O आती है, अल्कोहल आती है ना, ठीक है। और अवाष्पशील में हमारे क्या आता है? अवाष्पशील में आती हैं शक्कर उड़ती है क्या? नहीं। नमक उड़ता है क्या? नहीं। ठीक है, तो यह सारी चीजें जो होती हैं वो दो तरह से द्रव हम बना सकते हैं। यहाँ पे द्रव हम मिला रहे हैं, ठीक है, तो डिपेंड कर रहा है, ये हमारा द्रवीय विलयन है। इसको हम कौन सा लेते हैं? ये हमारा है द्रवीय विलयन, ठीक है, द्रवीय विलयन ले लिया हमने जो भी है, ठीक है। अब हमारा द्रवीय विलयन जो है उसमें हमने जो मिला रहे हैं, अब हमारा यहाँ पे जो हमारी बात हो रही है, जो राउल्ट्स का नियम होगा बच्चों, राउल्ट्स का नियम बताता है सिर्फ वाष्पशील द्रवों पे, यानी हमारा द्रव कैसा होना चाहिए? वाष्पशील। ये क्या कर रहा है? वाष्पशील द्रवों के, यानी हम दो द्रवों को मिला रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं द्रव का द्रव में विलयन। तो यहाँ पर जो हम द्रव लेंगे, ये तो हमारे क्या है? ये तो हमारे ठोस है ना, लेकिन अवाष्पशील। ये कैसे है? अवाष्पशील, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं वाष्पशील की। राउल्ट्स का नियम किस पे लागू हो रहा है? वाष्पशील द्रवों पे। तो जिनकी भाप बन सकती है, जिनकी वाष्प बन सकती है, वाटर है, अल्कोहल है, ये सब है जिनकी वाष्प बन सकती है, तो हम ऐसे द्रव लेंगे जो वाष्पशील है, और यही बताएगा राउल्ट्स का नियम। कैसे? अब देखो, वाष्पशील द्रवों के विलयन में, ये वाष्पशील द्रव ले लिए, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि इसने क्या कहा कि वाष्प जब बन रही है उसके द्वारा जो दाब लग रहा है वो दाब डिपेंड कर रहा है उसके मोल अंश पर। भाई हेनरी ने भी तो यही बोला था, हेनरी ने भी तो यही कहा था। क्या कहा था हेनरी ने? वहां पे जब हमने पढ़ाई की थी उसकी, तो उसने कहा था कि जो गैसों की द्रव में विलयता है वो उस पर लगने वाले दाब के समानुपाती है। और यहाँ पर भी यही है कि जो दाब है, आंशिक दाब, विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती, यानी कि सभी चीजें किस पर डिपेंड कर रही है? मोल अंश पे। विलयता किस पर डिपेंड कर रही है? मोल अंश पे। जितने ज्यादा मोल होंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पर वाष्प दाब बनेगी, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो शुरुआत करते हैं हमारे राउल्ट्स के नियम की। ये तो हमने एक परिभाषा समझ ली। अब इस परिभाषा को कैसे सत्य स्थापित हुआ है, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो मैं अब आपको बताऊंगी, ठीक है। देखो क्या किया हमने यहाँ पर, मान लीजिए हमारे दो द्रव हैं, ठीक है। एक हमारे पास में है ये, यहाँ पे एक द्रव ये हमने लिया, एक द्रव हमने ये लिया, ठीक है, क्लियर। ये हमने द्रव 1 लिया है, ये हमने द्रव 2 लिया है, ठीक है। समझ गई मेरी बात को? चलिए अब हम क्या करेंगे, ये दो द्रव हमने ले लिए, 1 और 2। अब यहाँ पे जो द्रव के कण हैं, ये द्रव के कण हैं, ठीक है। अब इस कणों के द्वारा, ये बंद है हमारा कंटेनर भैया, इसको बंद भी कर दें, है ना, नहीं तो आप कहोगे कि मैम ये तो खुला है, भाप बन के उड़ गया, फिर हम क्या समझा रहे हो, है ना। चलो अब यहाँ पे जो है ये दूसरे हैं, इसके ये वाष्प के कण आ गए, ठीक है बच्चों, है ना। अब इसके वाष्प के कण आ गए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझो जो कि मैंने आपको भी बताई भी है कि ये जो वाष्प के कण हैं, द्रव एक है। जब हमारे पास में ये एक कैसा द्रव है बच्चों? शुद्ध द्रव, यानी कि सिर्फ यही है एक, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी ये क्या है? शुद्ध द्रव है। कैसा है? शुद्ध द्रव है, ठीक है। अब यहाँ पे भी शुद्ध द्रव लिया है, वहां पे भी शुद्ध द्रव है। अब देखो इन
इसके वाष्प कणों के द्वारा ये जो लगने वाला बल है, ये बल क्या होगा इसका, P1 नॉट, यही होगा क्योंकि शुद्ध अकेला दाब है। तो ये क्या है इसका वाष्प दाब, क्या है वाष्प दाब, ये क्या है वाष्प दाब, यानी कि विलयन 1 के द्वारा लगने वाला वाष्प दाब, ये क्या है वाष्प दाब। ठीक है बच्चों, ये वाष्प दाब है। ठीक है, अब इसके लिए वाष्प दाब क्या होगा, इसके लिए जो अगर ये कण है इनके द्वारा लगने वाला, इसका वाष्प दाब क्या होगा P2 नॉट, यही होगा, है ना। देखो कोई भी द्रव है, यहाँ पर हमने 2 द्रव लिए हैं, द्रव 1 और द्रव 2। द्रव 1 जो है उसमें सिर्फ द्रव 1 ही है, उसके अलावा कुछ नहीं मिला हुआ, सिर्फ शुद्ध द्रव है। इसी तरह से यह द्रव 2 भी लिया है। अब दोनों के द्वारा जो लगने वाला वाष्प दाब है वो क्या होगा P1 नॉट और P2 नॉट, यानी कि सिर्फ इसी के ही कण ऊपर जा रहे हैं, ठंडे हो रहे, नीचे आ रहे हैं। ठीक है, यानी इसी के कण ऊपर जा रहे हैं, वाष्प में परिवर्तित हो, इन्हीं के द्वारा क्या लग रहा है दाब लग रहा है। तो लगने वाला वाष्प दाब, ये क्या है यहाँ पे वाष्प दाब। लेकिन ये डेफिनेशन तो, ये परिभाषा तो आंशिक दाब बता रही है, बिल्कुल सही है, यह बता रही है प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब। ठीक है, अब प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब ये कैसे होगा, देखो हमने क्या किया, इन दोनों विलयनों को मिला दिया, दोनों विलयनों को मिला दिया, क्या हुआ, अब ये जब दोनों विलयन मिला दिए जाए, यानी कि ये विलयन और ये विलयन, अब दोनों को मिला दिया है। ठीक है, मिलाने पर क्या होगा, अब ये बताओ, क्या मिलाने पर इनका दाब जो होगा वो यही होगा P1 नोट या P2 नोट, या क्या इनका दाब होगा वो देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मैंने ये ले लिए यहाँ पे दोनों। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में 1 भी है और विलयन 2 भी है, दोनों विलयन है। ठीक है, सॉरी दोनों विलय है मेरे पास में, 1 भी और 2 भी, यानी कि दोनों द्रव ले लिए मैंने, एक द्रव 1 और द्रव 2, दोनों को ले लिया, दोनों को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मिला दिया। अब जब यहाँ पर ये कण जो होंगे, इन कणों से जो भी दाब लगेगा, ये कणों से जो भी दाब लगेगा नीचे की तरफ, वो दाब क्या P1 नोट या P2 नोट होगा, क्या होगा वो दाब। तो बच्चों इनके द्वारा वो जो दाब लगेगा ना, वो दाब होगा इनका आंशिक दाब, क्या होगा आंशिक दाब। ठीक है, कैसे, देखो इसको हम समझेंगे अगली स्लाइड से। देखिए यहाँ पे हम इसको समझेंगे कैसे, हमने क्या किया कि दोनों को मिला दिया। यहाँ पे मैं फिर से आपको समझा देती हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पर दोनों द्रव को मिला दिया, यानी द्रव 1 भी मिला दिया और द्रव 2 भी मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 के कण भी होंगे और 2 के भी होंगे, यानी इसके भी होंगे और इसके भी होंगे, दोनों के होंगे हमारे पास में वाष्प कण। ठीक है, इनके द्वारा जो दाब लगेगा वो हमारा वाष्प दाब हो। तो यहाँ पर क्या 1 के द्वारा लगने वाला जो वाष्प दाब था वो क्या था, देखो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं राउल्स के नियम पे। राउल्स के नियम ने क्या कहा, राउल्स के नियम के अनुसार यहाँ पर जो दाब है वो किसके हैं, प्रत्येक अवयव के मोल अंश के समानुपाती, यानी लगने वाला आंशिक दाब प्रत्येक अवयव के मोल अंश के समानुपाती। हमारे पास में 2 अवयव है, हमारे पास 1 भी है, हमारे पास 2 भी है ना। तो दोनों के द्वारा तो P के द्वारा, 1 के द्वारा लगेगा कण P1 और इसके द्वारा लगेगा दाब P2। ये है आंशिक दाब, ये है आंशिक वाष्प दाब, है ना बच्चों, ये है आंशिक वाष्प दाब, यानी कि ये भी दाब लगाएगा और वो भी दाब लगाएगा। तो दोनों कणों के द्वारा जो लगने वाला दाब है वो होगा आंशिक वाष्प दाब। अब हमें क्या करना है कि हमें ज्ञात करना है कि टोटल वाष्प दाब इसका क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम राउल्स के नियम की परिभाषा देखते हैं। उसने कहा था कि किसी, अगर हम इसकी बात करते हैं एक विलयन की, द्रव के विलयन में, है ना, तो वाष्पशील द्रव के विलयन में जो है यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब प्रत्येक अवयव के मोल के समानुपाती। तो मान लीजिए 1 है
तो 1P1 है ना, इसके मोल के समानुपाती, किसके, इसके मोल के समानुपाती। ठीक है, दूसरा है P2 तो इसके भी मोल के समानुपाती। समझ में आ गया, यानी कि जितना हमने P1 लिया, जितने विलेय, जितने मोल लिए, किसके लिए, एक विलयन के, विलयन एक के, x क्या है, मोल, x क्या है, मोल, क्योंकि मोल के समानुपाती है। दाब किसके समानुपाती है, मोल के। कितने नंबर ऑफ मोल लिए भैया, जितना आपने विलेय लिया है या जितना आपने द्रव लिया है, उतने ही द्रव के कण तो वाष्प में परिवर्तित होंगे ना। चाहे आपने ज्यादा लिए हैं, यानी कि 2 विलेय है, 1 और 2, आपने 2 के मोल ज्यादा लिए, 1 के मोल कम लिए, तो जिसके जितने मोल लिए हैं उतने ही ज्यादा वाष्प के कण बनेंगे और वो उतने ही ज्यादा उस पर दाब लगाएगा, यानी कि जो दाब है वो मोल के कणों के समानुपाती हुआ। लेकिन जब हमने दोनों को मिला दिया तो यहाँ पर अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो P1 है, यानी कि विलयन, हमें हमारा जो पहला विलय यानी कि एक जो हमारा द्रव्य विलयन है, इसके मोल हमने मान लिए x1, क्या मान लिए, x1। ठीक है, और दूसरा है हमारा विलयन 2, इसके मोल मान लिए हमने x2, तो इसके द्वारा लगने वाला दाब कितना हुआ, P2 आंशिक वाष्प दाब, किसके समानुपाती हो, इसके मोलों की संख्या के बराबर, इनके मोलों के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा तो P1 किसके समानुपाती हुआ, नंबर 1 जो हमारा विलयन है, नंबर 1 वाला जो द्रव है उसके मोल के बराबर। समझ में आया। तो अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, P1 और P2 को जोड़ दे, तो हमारा पूरा इसका दाब निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अब कैसे जोड़ेंगे इसको वो भी देखते हैं, चलिए। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे P1, अब मैं इसको अगर समानुपाती हटा दिया जाए तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, KX1। यहाँ पे भी P2 के लिए समानुपाती हटा दिया जाए तो क्या बनेगा, KX2। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज बच्चों क्या है, यहाँ पर जो हमारे मोल हैं x1 प्लस x2, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर x1 x2 लेंगे तो टोटल कितना होता है 1। भाई 1 के मोल जितने हैं और 2 के हैं, टोटल कितना होगा, हमेशा 1, ये ध्यान रखिएगा। तो x1 प्लस x2 बराबर क्या होता है 1। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जब x1, देखो अभी भी मैंने आपको बताया था, जब हम द्रव 1 लेंगे, शुद्ध द्रव लेंगे, ठीक है, तो शुद्ध द्रव जब हमने लिया, कौन सा द्रव लिया, 1, सिर्फ A, तो उसके लिए हमारा जो दाब निकल रहा था, क्या निकल रहा था, P1 नॉट। ठीक है, और अगर माने शुद्ध B लिया या शुद्ध सेकंड द्रव लिया तो उसके लिए क्या था, P2 नॉट। नॉट कब आएगा, P1 नॉट और P2 नॉट कब लिखेंगे, जब एक अकेला द्रव है, जो मैंने आपको अभी भी समझाया। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पर x1 बराबर क्या ले लूं, 1, x1 बराबर क्या ले लूं, 1। भाई x1 प्लस x2 बराबर 1, तो x1 ही मैंने क्या ले लिया, 1। x1 मैंने 1 लिया, इसका मतलब मेरा x2 तो प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब x2 नहीं है, यानी कि मैं मान रही हूं कि इसमें x2 नहीं है, सिर्फ x1 ही है मेरे पास में। ठीक है, और x1 के लिए मोलों की संख्या कितनी है मेरी, 1। कितनी है, 1। समझ रहे हो मेरी बात को, फिर से मैं आपको समझा रही हूँ बच्चों, एक बार ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इसको। यानी मैंने क्या किया, 2 द्रव थे, द्रव 1 और द्रव 2, दोनों को मिला दिया। अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि उन पर कितना वाष्प दाब लग रहा है, वो वाली बात हो रही है। अब वो बात हमें राउल्स ने बताया कि वाष्पशील जो द्रव होता है उन पर लगने वाला आंशिक दाब उनके अवयव के मोलों की संख्या के बराबर होता है, यानी अवयव के मोलों के बराबर होता है। ठीक है, तो अवयव हमारे पास 2 है, यहाँ पर 1 और 2, तो दोनों ले लिया, तो दोनों के मोल हम यहाँ पे जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये इसके समानुपाती है, नंबर ऑफ मोल्स P1 x1 के, और तो P2 x2 के समानुपाती है। अब जब हमने सिंगल द्रव लिया था, सिंगल एक A द्रव लिया था, तब उस केस में वहां पर मेरा जो दाब था, वाष्प दाब, वो क्या था, PA नॉट, है ना, और अगर B लेती तो PB नॉट, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि सिर्फ पहले तो हमने एक द्रव की बात की, अब हम दोनों को मिला रहे हैं। अब यहाँ पर ये जब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला रखा, देखो ये तो हमारा हो गया राउल्स का नियम, तो यहाँ हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या सिचुएशन रख रहे हैं, हम यहाँ केस रख रहे हैं कि अगर x1 बराबर 1 कर दिया जाए, ठीक है, x1 बराबर 1 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा,
जब x1 बराबर 1 था, x1 बराबर क्या था 1, तो जब x1 बराबर 1 था तब उस केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो दाब था वो एक अकेले द्रव का था तो P1 नॉट आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि जब हमारे पास में शुद्ध एक अकेला द्रव था तब उस केस में मोलों की संख्या कितनी थी हमारी, x कितना था 1, है ना। तो जब एक अकेला द्रव है तब उस केस में वहां पर लगने वाला वाष्प दाब जो होगा वो P1 नॉट होगा। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर हमने लिख दिया P1 नॉट बराबर के इंटू 1 की जगह क्या रख दिया जाए, 1 की जगह यहाँ पे क्या रख दिया, x1 की वैल्यू क्या रख दी 1, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया P1 नॉट इज इक्वल टू K आ गया। यानी ये मेरा K का मान आ गया, किसका मान आ गया, K का मान। अब इस मान को, इस K के मान को यहाँ रख दो। ठीक है, मान रखने पर वैल्यू रख दी मैंने, मान रख दिया, मान रखने पर क्या होगा, अब इसका मान रखूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P1 बराबर P1 नॉट x1 ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकंड सिचुएशन में यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x2 बराबर मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया, x2 बराबर 1, यानी कि मैं मान रही हूँ कि इसमें मेरा सिर्फ x2 प्रेजेंट है, तो x2 बराबर 1 रख लिया, तो x1 मेरे लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अब x2 बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब x2 बराबर 1 होगा तो सीधी सी बात है, इसके लिए मेरा वाष्प दाब क्या हो जाएगा, इसके लिए वाष्प दाब हो जाएगा P2 नॉट, है ना, यानी कि P2 नॉट बराबर K इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पर P2 नॉट बराबर K, है ना, ये मान आ गया। अब इस वैल्यू को वापस मैंने यहाँ रख दिया, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करेंगी तो क्या हो जाएगा, P2 बराबर P2 नॉट x2। ठीक है, तो ये मेरी P1 का मान आ गया, यानी P2 का मान आ गया। ये क्या आ गया, ये P1 नॉट तो क्या है, वाष्प दाब, ये क्या है, वाष्प दाब। ठीक है, शुद्ध द्रव के लिए। और ये क्या है, आंशिक, ये क्या है, आंशिक, क्योंकि इसमें दोनों मिले हुए, हमें दोनों को कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, क्योंकि जितने P1 के होंगे उतने ही तो उसके मोल वाष्प में परिवर्तित होंगे। तो हमने देख लिया कि P1 जो है वो इसके लिए इतना है और P2 के लिए भी इतना है, यानी दोनों के लिए हमने वैल्यू निकाल दी। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि PT टोटल कितना हुआ, टोटल प्रेशर जो है वो हमें निकालना है, आंशिक वाष्प दाब निकालना है, वो क्या होगा, वो होगा हमारा यहाँ पे P1 ये रहा। ठीक है, क्या होगा, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे P टोटल इज इक्वल टू P1 क्या है मेरे पास में, यहाँ पे P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब एक चीज और है, क्या, यहाँ पे x1, क्योंकि मुझे पता है कि x1 प्लस x2 बराबर कितना होता है 1। ठीक है, तो x1 का मान निकाल सकती हूँ मैं, x1 का मान क्या होगा, 1 माइनस x2, यही होगा, ये हमारा मान निकल जाएगा x1 का। ठीक है, क्योंकि x1 प्लस x2 क्या है 1, यहाँ भी मैंने आपको बताया x1 प्लस x2 बराबर क्या है 1। ठीक है, तो x1 प्लस x2 बराबर 1 है, तो x1 की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस x2। अभी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, x1 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P टोटल बराबर P1 नॉट, x1 का मान क्या लिख दिया, 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, P टोटल बराबर क्या हो गया यहाँ पे, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। अब यहाँ पर क्या कर सकती हूँ मैं, PT बराबर P1 नॉट, इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकती हूँ, x2, मैंने x2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा मेरे पास में बच्चों, जब मैंने x2 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, P2 नॉट माइनस P1 नॉट। ये हमारे राउल्स के नियम का व्यंजक निकल गया है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी हमारे बात हुई किसकी, राउल्स के नियम की। अब दूसरी चीज इसमें और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज यहाँ कर सकते हैं, यहाँ x2 का मान भी रख सकते हैं। कैसे, देखो ये तो हमारा पहला केस हो गया, फर्स्ट। ठीक है, चलो सेकंड वाला भी रख के दिखा देते हैं आपको।
सेकंड वाले में मैंने क्या किया, x2 का मान रख दिया, यानी कि p टोटल बराबर p, यहाँ पे दूसरी सिचुएशन हमने क्या की, यहाँ पे मैंने पहले तो x1 का मान रखा था, मैं x2 का मान रखूं तो x2 का मान क्या होगा, अगर x2 निकालना हो तो क्या होगा, x2 बराबर 1 माइनस x1 हो जाएगा। बस सीधी सी बात है, जहाँ 1 माइनस x2 रख रहे थे वहां 1 माइनस x1 रख देंगे। अब ये मान मैं डायरेक्ट अगर रख दूं तो यहाँ पे देखिए, पहले आपको वैल्यू बता देती हूँ, p1 नॉट x1 प्लस p2 नॉट x2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी है, ठीक है। चलिए क्या वैल्यू रखी भाई, मैंने रखा p1 नॉट, पहले x1 रखा था, अब किसकी वैल्यू रखूंगी बच्चों, x2 की, तो क्या रखेगी p2 नॉट, x2 का मान क्या है 1 माइनस x1, ठीक है। अब क्या वैल्यू हो जाएगी, p टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं अपन, p1 नॉट x1 प्लस p2 नॉट माइनस p2 नॉट x1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से x1 कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन x1 लेने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, p टोटल बराबर, यहाँ पे x1 कॉमन ले लिया, x1 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, p1 नॉट माइनस p2 नॉट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा का प्लस p1 नॉट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, x1 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, सॉरी p2 नॉट, ये क्या है मेरा p2 नॉट, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई है किसकी, यहाँ x1 कॉमन लिया, p1 माइनस p2 नॉट प्लस p2 नॉट, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास में ये फॉर्मूले हमारे काम आते हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कौन सा वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है बच्चों। तो ये सारी हमारी बातें किसकी थी, ये सारी हमारी कहानी और हमारी बातें थी राउल्ट्स के नियम की। तो राउल्ट्स के नियम के अनुसार हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला कि किसी भी द्रव की, जब हम वाष्पशील द्रव की, कौन सा द्रव, वाष्पशील द्रव, तो वाष्पशील द्रव की जब बात करते हैं तो वाष्पशील जो द्रव है उस पर लगने वाला जो दाब है, यानी कि उसका आंशिक वाष्प दाब जो है वो उसके मोल के समानुपाती है। तो ये आंशिक वाष्प दाब है P1 और P2, ये दोनों हमारे आंशिक वाष्प दाब है, इन दोनों को हमने टोटल कर लिया और ये निकाल दिया, और हमारा ये क्या निकल गया, ये इंपॉर्टेंट है, देखो आपको ये है ना, और एक ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें थी हमारे राउल्ट्स के नियम की। अब इससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इसका ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ भी हमें देखना बहुत जरूरी है, तो देखते हैं इसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, चलिए। तो बच्चों अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, यानी इसका ग्राफ कैसे बनता है, जो कि हमने अभी देखा। हमने क्या देखा, राउल्ट्स के नियम के अकॉर्डिंग हमने कहा P टोटल बराबर क्या हो रहा है, यहाँ पे P1 प्लस P2, यही है, ठीक है। तो P टोटल हमारा क्या है, बराबर P1, इसकी वैल्यू करके P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है, ये हमने करा। अब हम इसका ग्राफ कैसे देखेंगे वो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी क्या है, देखिए ये यहाँ पर हम इसको ऐसे लेते हैं, ये हमारा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। चलिए इस ग्राफ में हमारे पास में यहाँ पर है x बराबर 1, x1 बराबर 1, ठीक है। उसके बाद में x2 हमने यहाँ पर ले लिया 0, क्या ले लिया 0, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर ये बात आपको पूरे दिमाग में रखनी है हमेशा कि x1 प्लस x2 बराबर है 1, ठीक है, क्लियर। तो जब x1 बराबर 1 है यहाँ पर, ठीक है, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये यहाँ पर हमने ये क्या लिया है p दाब, ये क्या है p दाब, और यहाँ पर ये क्या लिए हैं x, यानी कि मोल, ये क्या है बच्चों मोल, ठीक है, और ये क्या है दाब। अब देखो ये बात ध्यान रखनी, x1 प्लस x2 बराबर 1, ये चीज कैसे आई है मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिर मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर कोई भी एक अकेला द्रव है, ये एक अकेला द्रव है, ठीक है, इस अकेले द्रव के द्वारा लगने वाला बल होगा, इसका कितना होगा P1 नोट, एक अकेले द्रव का, ठीक है। दूसरा वाला द्रव है तो उसके द्वारा लगने वाला बल क्या होगा यहाँ पर P2 नॉट, है ना, ये एक सेकंड द्रव है, ये फर्स्ट वाला है, तो इनके द्वारा लगने वाला यहाँ पर जो बल होगा, ये यहाँ इन कणों के द्वारा जो लगेगा
ये जो बल होगा ये कणों के द्वारा, ये क्या होगा P1 नॉट और P2 नॉट, यानी एक अकेला द्रव है। तो ये किसके समानुपाती है, यह समानुपाती है इसके लगने, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है ना, इसी के समानुपाती है। तो जब हमें पता है कि x1 है, देखो इसको एक बार और बता, जैसे मान लीजिए x1 के 1 मोल है, कितने मोल है 1 मोल है, x यहाँ पे कितने 1 है ना, तो n बराबर मोलों की संख्या बराबर कैसे निकालते हैं हम, x बराबर कितने निकालते हैं n बटे में m, यानी कितने मोल है संख्या उनकी बटे में अणुभार, इसी से निकालते हैं। तो एक अगर है इसका मोल तो अणुभार भी एक ही होगा, तो x बराबर क्या होगा 1 बटे में 1, क्या होगा 1 बटे में 1, टोटल क्या आएगा 1, ठीक है। तो इसी तरह से 2 के लिए, तो यहाँ पर x2 क्या है, नहीं है, x1 है हमारा, सिर्फ हम मान रहे हैं, ठीक है। वही हमने कैसे निकाला, उसमें हमने कैलकुलेट किया। अब देखो हमारी ये बात ध्यान रखनी कि जब हम दोनों को मिलाते हैं तो हमारी ये रहेगा हमेशा 1, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर चाहे x1 के लिए 1 आएगा, x2 का निकालेंगे तो भी 1 आएगा, अब दोनों को मिलाएंगे तभी हमारी वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, ठीक है, यानी कि मोलों के समानुपाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ में मैंने क्या लिया, यहाँ पे ये दाब लिया है, यहाँ पर ये मोल ले लिए, ठीक है। अब देखो x1 बराबर 1, ठीक है, तो x1 बराबर 1, यहाँ पर x1 बराबर हो गया है मेरा 0, यानी कि पहले तो यहाँ पे 1 था, मान ज्यादा था, अब ज्यादा से हो गया है कम, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए ये इसका एक पॉइंट है, ये इसका यहाँ पर P, जब एक अकेला x1 है तो इस पर लगने वाला दाब कौन सा होगा P1 नॉट, ठीक है, ये इसका P1 नॉट है। अब पहले x1 यानी मोलों की संख्या ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे कम होके 0 पे आ गई, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा मेरा, इस तरह से, यानी कि वैल्यू कम हो गई, x1 ज्यादा थी, धीरे धीरे कम हो गई, यानी कि दाब P1 समानुपाती है किसके, x1 के, ठीक है। तो जैसे जैसे ये घटेगा ये भी घटेगा, दोनों वो कम होते चले जाएंगे। दूसरा मेरा केस है यहाँ पर x2 के लिए, x2 का पहले 0 था, फिर यहाँ पर x2 बराबर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, तो x2 के लिए मान बढ़ रहा है, तो x2 के लिए यहाँ पे यहाँ पे ये मान बढ़ रहा है, यहाँ पे इसका मैंने ले लिया ये P2 नॉट, क्या ले लिया P2 नॉट, यानी एक सिंगल x2 है, देखो यहाँ पर सिर्फ x1 प्लस x2 कर रहे हैं, x1 प्लस x2 के लिए यहाँ पर सिर्फ x1 है, x2 तो मेरा 0 है, यानी मैं सिंगल द्रव की बात कर रही हूँ, तो एक अकेले द्रव के लिए यहाँ पर मेरा दाब क्या होगा P1 नॉट, यहाँ पर एक अकेले द्रव x2 की बात हो रही है, x1 0 है, तो इसके लिए क्या होगा P2 नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये वैल्यू आप देखिए, यहाँ पर 1 से 0, तो 1 से 0 मान घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है 0 से 1 बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा किसको दर्शाता है, ये दिखाता है टोटल PT को, PT बराबर P1 प्लस P2, ठीक है, क्लियर। अब ये वाला यानी कि P1 किसके समानुपाती हुआ, x1 के, P1 किसके समानुपाती x1 के, यहाँ पे P2 हो तो P2 किसके समानुपाती x2 के, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा पूरा ग्राफ, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कैसे P यानी जो हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर ये टोटल वाष्प दाब की, आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। तो ये आंशिक वाष्प दाब आ रहा है हमारा, ये वाष्प दाब यहाँ से किसके साथ में घट रहा है, x1 अगर कम हो रहा है तो P भी कम हो रही है, x2 बढ़ रही है तो PB भी बढ़ रही है, P2 भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी हमारे बात थी राउल्स के नियम की और उसके ग्राफ की, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो ये हमारा P टोटल आ गया और इस तरह से हम इसको ग्राफ को समझा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारी हमारी बातें थी राउल्स के नियम की, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और जानिए। धन्यवाद।